पे पहुंचता है तो वैन कहता है कि आप 5 को तो देख लिया है, अब 2 बाकी रह गए हैं। लेकिन सिस्टम वैन को नोटिफाई करता है कि सॉरी मास्टर, आपके खाली एक ओपोनेंट रह गया है, क्योंकि यार ये तो अब हमें भी पता है ना कि कोई ने उस लड़की को ठिकाने लगा दिया था। दूसरी तरफ से मास्टर शूमोशैन की एंट्री होती है और वो वैन से कहता है कि जैसे तुमने कहा था तो अब मैं तुम्हारा खाली अकेला ही ओपोनेंट रह गया हूँ। लेकिन हाँ यार, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, मास्टर शूमोशैन की कॉम्बैट पावर खाली 7 है। जिसको सुनकर वैन की ये वाली शक्ल थी। पीछे से सिस्टम मैप को बताता है कि मास्टर, इसकी खाली कॉम्बैट पावर 7 है, लेकिन असल में जो इसकी पावर सोर्स आ रही है वो इस डमी डॉग से है, जिसको एक प्योर जेमस्टोन जनरेट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से तो मास्टर शूमोशैन वैन से कहता है कि वैन, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तुम जरूर एक बी क्लास के वॉरियर तो हो ना, तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और ये कहकर वैन पे हमला कर देता है। वैन को इसका हमला बिल्कुल भी नहीं दिखता और वो दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ से मास्टर शूमोशैन वैन से कहता है कि वैन, तुम बेचारे तो अपनी खाली प्योर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हो, लेकिन मगर मेरी स्ट्रेंथ तो खाली तिलिस्माती मैजिक, टेक्निक्स और पपेट्स पर डिपेंड करती है। तो फिर चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। यह कहकर वैन और मास्टर शूमोशैन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस फाइट में वैन सिर्फ मार खा ही रहा होता है। फिर एक टाइम आता है कि मास्टर कहता है कि तुम तो रियली अपनी स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करते हो, और यह कहकर वैन पे हमला कर देता है। लेकिन वैन यहाँ पे एक स्मार्ट मूव चलता है और मिट्टी उड़ाकर मास्टर शूमोशैन को थोड़ी देर के लिए अंधा कर देता है। लेकिन भाई साहब, मास्टर शूमोशैन एक काफी एक्सपीरियंस और स्किल बेस्ड वॉरियर है, तो इसलिए मास्टर शूमोशैन ये सारे अटैक्स अपनी साउंड लिसनिंग एबिलिटीज से ही रोक रहा होता है। और वैन मास्टर शूमोशैन पे अटैक करता है, लेकिन मास्टर शूमोशैन ये सारे अटैक्स इजीली रोक रहा होता है, जैसे ये उसके लिए कोई बात ही ना हो। मगर इस फाइट के दौरान मास्टर शूमोशैन वैन पे अपनी पपेट टेक्निक को यूज करता है, जिससे मास्टर शूमोशैन की पपेट वैन पे काफी तगड़े हमला करने लगती है। ओ भाई साहब, यानी ये पपेट तो एक नेक्स्ट लेवल में जाकर वैन पे हमला कर रहा होता है। ये देखकर तो भाई साहब मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे थे। उसके बाद वैन इस पपेट के सारे अटैक्स रोक रहा होता है और अपना एक पंच मार के इस पपेट की गेम तो खत्म करता है ना। लेकिन पीछे से मास्टर शूमोशैन वैन पे दोबारा से हमला करता है। लेकिन यार यहीं पे ही गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि यार जिस तरह हम ड्रामों में देखते हैं कि जितना भी काला जादू होता है वो सारा कुछ बालों पे ही होता है, तो इसी तरह वैन भी मास्टर शूमोशैन के बालों को जोर से पकड़ लेता है, जिसको देखकर मास्टर शूमोशैन लिटरली यार रोने लगता है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन पक्का वैन भी जरूर ड्रामे देखता है। फिर मैं मास्टर शूमोशैन को अपने 2.5 किलो के पंच के दर्शन कराता है, जिसको खाने के बाद मास्टर शूमोशैन दूर जाके गिरते हैं और उसके सर के बाल भी टूट जाते हैं। लेकिन यार मास्टर शूमोशैन को एक बी क्लास वॉरियर तो नहीं मार सकता था ना, इसलिए वैन मास्टर शूमोशैन को देखने के लिए जाता है कि भाई साहब वो जिंदा भी है या टाटा बाय बाय। मास्टर शूमोशैन खड़ा होता है। ये देखकर वैन कहता है कि अबे तू मेरा पंच खाने के बाद भी जिंदा है। ये सुनने के बाद मास्टर हंसने लगता है, कहता है कि तुझे लगता है कि तू मुझे खाली एक पंच में मार देगा? मैंने जो इतने पैसे लगा कर तिलिस्माती मैजिक की डिफेंस फील्ड बनाई थी, क्या तू उसको ऐसे ही खत्म कर देगा? ये कहकर तो भाई साहब मास्टर अपने बालों को ही ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। यानी कि ये कहने के बाद तो मास्टर जी एक नेक्स्ट लेवल, तुम लोग समझ रहे हो ना, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर वैन पे हमला करता है और लिटरली वैन को इसका अटैक नजर भी नहीं आता। और फिर दोबारा से मास्टर वैन पे अपना तिलिस्माती पपेट टेक्निक यूज करता है, जिससे भाई साहब वो पपेट वैन पे काफी तगड़े अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन वैन भी किसी से कम था गया, वो किसी न किसी तरह इन अटैक को डॉज करके इसकी रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन पपेट वैन को दूर फेंक देता है। फिर मास्टर उधर आता है और अपनी टेक्निक से वैन की पावर्स को लिमिटेड कर देता है और कहता है कि ये देख, ये पूरे $3.5 मिलियन के हैं, और वैन पे काफी तगड़ा हमला कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा फायर अटैक होता है, इससे वैन मर जाता है। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मिस्टर लू को दिखाया जाता है। ये पूरी फाइट देख रहे होते हैं। फाइट देखने के बाद मिस्टर लू कहता है कि क्या बात है मास्टर, तुमने अपना काम कर दिया। दूसरी तरफ से वैन के मरने के बाद हमें वैन का फ्यूनरल दिखाया जाता है। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, फ्यूनरल कोई नहीं दिखाया जाता। ऐसा हो सकता है कि हमारा हीरो वैन मर जाए। असल में वैन मास्टर के इस अटैक को एक शोवल की मदद से रोक लेता है, अपनी जबान में बोला जाए तो बेलचा। फिर वैन अपने पूरे ऑरा में आके बोलता है कि ये देख, तेरे $3.5 मिलियन के मैजिक पे मेरे $1 के शोवल ने मुंह दिया। ये देखकर तो मास्टर पागल हो जाता है और वैन पे अपने पपेट से दोबारा से हमला करता है। कहता है कि यू बास्टर्ड, तुझे मरना ही होगा, तुझे मारने के लिए मैं अपने पूरे $140 मिलियन लगा दूंगा।
लेकिन वैन इस पपेट की टेक्निक को समझ जाता है और अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आकर उसके अटैक को उसके मुंह में ही खत्म कर देता है। ये देखकर तो भाई साहब मास्टर सुमो शैन की फटना शुरू हो जाती है। और वैसे दोस्तों फटनी भी चाहिए क्योंकि उसकी एलाइट पपेट की टेक्निक को ढूंढ जो लिया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको शायद एक बात बताना तो भूल ही गया कि वैन पे जो तलस्मानी काट लगे हुए थे उससे वैन अपना हाथ भी हिला नहीं सकता था। फिर वैन अपने पूरे ऑरे में आकर इस पपेट की रस्सी को पकड़ लेता है और मास्टर को अपने राइट हैंड के पच्चीस के दर्शन कराता है। ये देखकर तो मुझे यार एक टाइम के डेमन स्लेयर के ग्राफिक्स की याद आ गई थी क्योंकि यार इस फाइट की ग्राफिक्स गांड फाड़ हुए। वैसे एडिटर की भी तारीफ यहाँ पर बनती है। और फिर उसके बाद वैन एक जोरदार पंच मारता है और मास्टर सुमो शैन का काम खत्म कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मिस्टर लू और इसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। मिस्टर लू का असिस्टेंट कहता है कि मास्टर हमें चलना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है। मिस्टर लू कहता है कि अंकल मैं ऐसे नहीं जा सकता। फिर हमें दोबारा से वैन को दिखाया जाता है जो अपनी टूटी फूटी हड्डियों के साथ चल रहा होता है। लेकिन पीछे से मास्टर सुमो शैन अपने पपेट की क्रिस्टल को एक्सप्लोर करने का एक तलस्मानी कार्ड चलता है। लेकिन वेट, ये क्या हुआ? मास्टर सुमो शैन का कार्ड नहीं चला? लेकिन दोस्तों मुझे वैसे कमेंट करके बताना कि ये मास्टर सुमो शैन का कार्ड क्यों नहीं चला और वैसे ये क्रिस्टल कहाँ गया। और फिर वैन पीछे से दीवार तोड़ते हुए गार्ड फॉरवर्ड मारता है। लेकिन मास्टर सुमो शैन अपने एक्सप्लोसिव कार्ड को यूज करके वैन पे हमला करता है और दूसरी तरफ कुछ कार्ड्स को यूज करके रॉक्स को आसमान में ही फ्लोट करा देता है। लेकिन फिर भी वैन किसी न किसी तरह इन एक्सप्लोसिव से बचकर एक रॉक पे गिर जाता है। लेकिन पीछे से मास्टर सुमो शैन को आराम नहीं आ रहा और मास्टर सुमो शैन वैन पे कंटिन्यूसली हमला कर रहा होता है। लेकिन वैन किसी न किसी तरह इन अटैक्स को डॉज करके मास्टर सुमो शैन को एक जोरदार पंच मारता है जिससे मास्टर सुमो शैन की फाइनली कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो इस पंच की वजह से वैन की हालत भी काफी टाइट हो गई थी। फिर वैन भाई साहब को याद आता है कि उन्होंने शैन को भी बचाना है और उठकर भागकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाता है। टॉप फ्लोर पे जाने के बाद वैन की नजर सबसे पहले हान पे पड़ती है जिसकी पहले ही हुआ टाइम मीमी थी। वैन हान को कोई पकड़कर पूछता है कि शैन कहाँ है। हान इशारा करता है और हमें दिखाया जाता है कि शैन को एक कमरे में बंद किया हुआ था। वैन शैन को देखकर इसकी रस्सियां खोलने लगता है लेकिन शैन कहती है कि ये एक ट्रैप है। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर लू ने शैन की चेयर में एक बॉम्ब लगा दिया है जिसकी वजह से जैसे ही शैन उठेगी तो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। वैन सिस्टम से कहता है कि मुझे टेलीपोर्ट कर दो, लेकिन पीछे से मिस्टर लू की एंट्री होती है और मिस्टर लू कहता है कि वैन तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मास्टर सुमो शैन का स्पेल लगा हुआ है, तो चलो तुम दोनों मरो। वैन सिस्टम से पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं इस बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज कर सकता हूँ। फिर सिस्टम वैन को प्रोसीजर बताता है। ये सुनने के बाद वैन सिंपली वायर्स को काटने लगता है और फिर इस बॉम्ब को क्यूब के अंदर डाल लेता है। शैन ये देखकर काफी हैरान होती है कि ये बॉम्ब कहाँ गया और फिर शैन वैन से गले लग जाती है। इतनी ही देर में बॉम्ब क्यूब में फट जाता है। इससे क्यूब का वाइटल कोर काफी जख्मी हो जाता है और वैन जमीन पे गिर जाता है। पीछे से मिस्टर लू दरवाजा खोलकर वैन और शैन को मारने ही लगता है लेकिन पीछे से मिस्टर लू का असिस्टेंट रोक देता है। कहता है कि मास्टर हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई है जो आ गया है। मिस्टर लू के जाने के बाद क्वीन की एंट्री होती है और वो शैन को टेलीपोर्ट करके यहाँ से चले जाता है। लेकिन जाने से पहले वैन कहता है कि मैं हर हाल में शैन को बचा कर रहूंगा। पीछे से क्वीन कहता है कि जो बंदा खुद को नहीं बचा सकता वो शैन को क्या हो जाएगा। वैन भागकर खिड़की के पास जाता है तो उधर क्वीन जाने से पहले वैन को कहता है कि तुम्हें शैन और सुपर ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता और इन सब चीजों का जिम्मेदार वो खुद है, तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो। ये कहने के बाद क्वीन शैन को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर वैन बेचारा क्योंकि देवदास की तरह किसी फ्लाईओवर के पास खड़े होकर खुदकुशी करने ही लगा था। ऐसे दोस्तों मजाक कर रहा हूँ। वैन इस टाइम पे सोच रहा था कि मैं शैन को बचा नहीं पाया और सिस्टम भी इस बॉम्ब के अटैक से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल मैं अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन और टेलीपोर्टेशन मशीन को यूज कर सकता हूँ। इस बारिश में खड़े होकर वह खाली एक बात ही सोच रहा होता है कि मैं शैन को कैसे वापस लेकर आ सकता हूँ। ठीक इस टाइम पे एक काली गाड़ी वैन के पास आकर रुकती है और एक यंग ब्यूटीफुल जवान पटोला एडी अनवर लैंग्वेज एक यंग ब्यूटीफुल आंटी निकलती। आंटी वैन से कहती है कि वैन क्या हम बात कर सकते हैं, लेकिन वैन कोई जवाब नहीं देता। वैन भाई भी इस तरह अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे मेरा दोस्त 2 दिन जिम मारकर पूरा वीक अपने आप को छोड़े करवा कर दिखाता है। फिर आंटी बोलती है कि वैन मुझे पता है कि यैन लू किधर है,
ये सुनने के बाद वैन आंटी के साथ कॉफी शॉप पे चला जाता है। वैसे दोस्तों लड़की बोले तो जाना पड़ता है ना। कॉफी शॉप जाने के बाद वैन आंटी से कहता है कि यैन लू किधर है। आंटी कहती है कि पहले तो मुझ सवाल का जवाब दो कि म्यूटर, ऊपर ही और दूसरे लोग पब्लिक में क्यों नहीं दिखते। वैन जवाब देता है कि शायद ये लोग चालाक और छुपने में अच्छे होते हैं। आंटी वैन की बात को रिफ्यूज कर देती, कहती है कि असल में ट्रूथ तो ये है कि इन लोगों का कोई ना कोई ख्याल रख रहा होता है। वैन कहता है कि नहीं, मैं यकीन नहीं करता। फिर आंटी कहती है कि हर कोई किसी ना किसी को प्रोटेक्ट कर ही रहा होता है, जैसे कि मैं इस तरह तुम्हारे सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। वैन आंटी को एक क्लेवर स्माइल देता है और कहता है कि प्रोटेक्ट, वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये 3 बंदे मेरे पीछे क्या कर रहे हैं। आंटी अपनी स्कर्ट से बंदूक निकालने ही लगती है, लेकिन वैन कहता है कि मिस, जब तक आप अपनी स्कर्ट से गन नहीं निकालेंगी तो हम बात कर सकते हैं, तब तक के लिए बात कर सकते हैं ना। दूसरी तरफ से वैन अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज करके आंटी के बिजनेस रिलेशन कार्ड को पढ़ने लगता है, जो कि आंटी के अपर चेस्ट पे टंगा हुआ था। वैन कहता है कि मिस याकीन, टास्क फोर्स सुपर ह्यूमन मैनेजमेंट लीडर, क्या बात। वैसे मिस याकीन क्या आप उससे बात करना चाहती कि मैं यहाँ से चले जाऊँ? ऐसे भाई यार ऐसी सुपर पावर्स तो मुझे भी चाहिए। इस सुपर पावर को यूज करके बंदा दिन में ही फिल्म देख सकता है। वैसे सही बात है। दूसरी तरफ से आंटी, जिसका नाम मिस याकीन है, वो कहती है कि लगता है कि तुम मुझ पे यकीन नहीं करते। वह ये सोच रहा होता है कि जिन बंदों से मैं लड़ा वो मुझसे काफी तगड़े थे, जरूर उनको कंट्रोल करने के लिए भी कोई फोर्सेस जरूर होंगे। पीछे से वैन कहता है कि वैसे तुम्हारा उससे मिलने का क्या मकसद है। फिर आंटी, जिनका नाम मिस याकीन है, वो बताती है कि तुम्हारी तरह एक न्यू अवेकेंड खतरे में है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसको प्रोटेक्ट करो। वैन दूसरी तरफ इशारा करके बोलता है कि मैं उनकी तरह तुम्हारा पालतू नहीं हूँ कि तुम्हारी हर बात मानूं। वैसे मैं उसकी एनर्जी सर्च कर सकता, वैसे वो कोई लेवल सी की वॉरियर है। फिर आंटी बोलती है कि चलो ठीक है, हम एक एग्रीमेंट करते हैं, तुम हमारे 3 मिशन कंप्लीट कर दो, मैं तुम्हें मिस्टर लू के बारे में बता दूंगा। वैन मिस याकीन से कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे इसके साथ शैन के भाई शिबू किंग की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। आंटी ये डील समझकर वैन को इस मिशन की रिपोर्ट देती और वैन से कहती है कि तुम्हें बस एक इस बंदे के लिए बॉडीगार्ड बनना होगा। और वैसे अच्छी बात पता है क्या है, तुम्हें इसके 50,000 पॉइंट्स भी मिलेंगे। और फिर आंटी कॉफी शॉप से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह को कहकर जाती है कि तुम्हें इस मिशन से पहले एक टेस्ट पास करना होगा और टेस्ट की इंफॉर्मेशन तुम मिल जाएगी। और फिर अपना बिजनेस कार्ड छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आंटी के जाने के बाद मैक सोच रहा होता है कि मुझे हर हाल में शैन को ढूंढना होगा, चाहे मुझे मिस याकीन के जरिए उन्हें दाखिल नहीं होना पड़े। लेकिन अगर क्या हो कि ये सब कुछ झूठ हो, मगर इन आइडेंटिटी तो सच है। और फिर हमें अगले दिन वैन को उठाया जाता है, किसी जंगल में मिस याकीन की बताई हुई लोकेशन में जा रहा था और रास्ते में कल के बारे में सोच रहा होता है कि जब वैन ने सीआईडी के दिया की तरह आंटी का पीछा किया, जिधर आंटी का ड्राइवर आंटी से पूछ रहा था, अरे बॉस आपने उसके साथ डील क्यों की, आप उसको सच में उस लड़के और यान लू के बारे में बता देंगी। दूसरी तरफ से आंटी कहती है कि नहीं, तुम्हें पता है कि बूढ़े लोग क्या कहते हैं? बूढ़े लोग कहते हैं कि ज्यादा पैसा ज्यादा रिस्क लाता है। वैसे तुम्हें पता है कि अगर हम रिस्क ना लें तो हम मार दी जाए। वैसे मैंने वैन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की, जिधर से मुझे पता चला है कि आप इनोसेंट है और हम इसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें कर सकते। ड्राइवर पीछे से पूछता है कि अगर वो हमारे लिए कोई मुश्किल बन गया तो? आंटी कहती है रिलैक्स करो, तुम बहुत सोचते हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि जितना बड़ा रिस्क इतनी बड़ी रकम। पीछे से वैन इस सारे कन्वर्सेशन के अंदर से सुन रहा था, जो कि गाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था। वह कहता है कि यू बास्टर्ड, ये खाली मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चलो देखते हैं कि कौन किसको इस्तेमाल करते। दूसरी तरफ से ड्राइवर आंटी से पूछता है कि बॉस क्या आप उसको सच में यान लू के बारे में बता देंगी? आंटी कहती है कि रिलैक्स करो, हम उसको इतना बताएंगे कि नहीं इसको जरूरत होगी। वैसे भी वैन यान लू फैमिली के बारे में नहीं जानता, हम उसको किसी लेवल डी की इंफॉर्मेशन बता देंगे, वो भी खुश और हम भी। ये सुनने के बाद वैन क्यू की टेलीपोर्टेशन स्किल को यूज करके टेलीपोर्ट करके ब्रिज टॉप पे चले जाता है और एक चीज सोच रहा होता है, मिस याकीन मुझे कुछ भी बताने वाली नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी मेरे किसी न किसी काम आ जाएंगे। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। इधर वैन अपनी एंट्री मारता है। इधर हमें पता चलता है कि वैन के अलावा भी दूसरी कंट्री से काफी ज्यादा वॉरियर्स बुलाए गए थे। फिर इधर एक बंदा जिसका नाम शू था, वो माइक पे को थोड़ा सा बॉडीगार्ड के बारे में गाइड करता है। बोलता है कि बॉडीगार्ड्स की रॉयल्टी के अलावा भी उनको 3 अच्छा होना चाहिए, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट, रिस्पॉन्सिवनेस और कॉम्बैट पावर्स, जिस वजह से आपका फर्स्ट मिशन है डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट का मतलब सिंपली ये होता है कि किसी भी चीज को
कितनी जल्दी आप जज करते हैं। वैसे मैं कोई तीसरा खान नहीं हूँ, मैंने भी गूगल पे सर्च किया था, और अगर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी होती तो आज मैं यहाँ पर होता क्या। तो चलो लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। फिर शू सब वॉरियर को एक रूम में ले जाते हैं जिधर काफी खूबसूरत लड़कियां वेल ड्रेस पहनकर एक एक टेबल पे खड़ी हुई। शू कहता है कि चलो आपको गेम्स के रूल सिखा दूं। गेम बहुत सिंपल है, आप सबको 5-5 कॉइन्स दिए जाएंगे और जिस किसी ने भी पहले 10 कॉइन्स जमा कर दिए वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाएगा। सो लेट्स द गेम बिगिन। ये सुनकर वैन भी अपने कॉइन्स उठा लेता है और सोच रहा होता है कि ये खाली एक खेल तो नहीं है, ये हमारी फिजिकल स्टाइल के अलावा भी हम मेंटल स्टाइल को भी चेक कर रहे हैं कि हम इतनी जल्दी चीजों को अडॉप्ट करते हैं। दूसरी तरफ से मैं एक टेबल पे जाता है जिधर एक लड़की क्वाड फ्लिपिंग करवा रही होती। ये देखकर पीछे से एक बंदा अपने आप को डेढ़ जाना समझकर वैन के पास आता है। सोच रहा होता है कि इसको मैं इजीली बुद्धू बनाकर इसके सारे पॉइंट्स ले लूंगा, और फिर वैन से कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। लेकिन शायद इसको पता नहीं था कि भाई साहब वैन एक लेवल बी का वॉरियर है। फिर वैन और इस बंदे के बीच में क्वाड फ्लिपिंग की बैट होती है। वैन अपने सारे कॉइन्स बैट में लगा देता है। ये देखकर वो बंदा भी चोड़े करवाते हुए अपने 5 कॉइन्स बैट पे लगा देता है, और फिर वो बेचारी लड़की मुस्कुराते हुए इनको एक कॉइन दिखाती है और अपनी ट्रिक करती है। ट्रिक करने के बाद लड़की कहती है कि सर आप अभी बैट चूज करें। अंकल जी अपने जोड़े करवाते हुए लड़की के लेफ्ट कप को चूज करता है, लेकिन दूसरी तरफ से तो भाई साहब वैन इस लड़की के ट्रिक को समझ जाता है और कहता है कि अपना राइट हैंड आगे करो। लड़की अपना राइट हैंड आगे करती है लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वैन भी सोच रहा होता है कि इसने कॉइन कब फ्लिप किया। ये देखकर वैन कहता है कि कॉइन तुम्हारे लेफ्ट हैंड में है, लेकिन फिर भी तुम एक काम करो कि तुम अपने दोनों हाथ टेबल पे आगे रखो। ये कहने के बाद लड़की अपने दोनों हाथ टेबल पे आगे रख तो उसके लेफ्ट हैंड में कॉइन था, जिसको देखकर अंकल जी भी काफी परेशान थे कि भाई साहब इसने कॉइन कब जज किया। फिर मैन भाई साहब तो हमारे हीरो है ना, वह चुपचाप ये सारे कॉइन्स उठाकर अंकल जी को बाय बाय करके नेक्स्ट राउंड के लिए चला जाता है। इधर वैन को एक 3 पीस सूट भी मिलता है, यानी कि टाई शाई कोट पैंट, जो कि हम नॉर्मली फिल्मों में देखते हैं, जैसे कि सलमान भाई की भी मूवी थी ना बॉडीगार्ड, उसमें हमने देखा था ना। फिर वैन और दूसरे सारे बंदे जिन्होंने ये एंट्री एग्जाम पास किया था, ये लोग एक रूम में बैठे थे कि पीछे से मिस्टर शू इधर आते हैं और मिस्टर प्याओ से मिलाते हैं। मिस्टर प्याओ इनको एंट्री एग्जाम पास करने के लिए कांग्रेचुलेशन करता है और उनको आज रात की पार्टी में ले जाने के लिए अपना बॉडीगार्ड बनने को बोलता है। मिस्टर प्याओ के जाने के बाद मिस्टर शू इनको बताते हैं कि आज रात की पार्टी में आपको काफी ज्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि आपको 3 मिलियन यार्ड का भी एडवांस मिला है। 3 मिलियन का सुनकर बैंक सोचता है कि ये बास्टर्ड वुमन, इसने मुझे खाली 50 अवार्ड दिए और खुद ने 3 मिलियन हड़प कर लिए। ये कोई डील नहीं होती, बस मुझे एक दफा यहाँ से निकलने दो और एक दफा खत्म हो जाए ना, फिर मैं इससे मिलता हूँ 1 to 1। पीछे से मिस्टर शू कहता है कि वैन क्या तुम ठीक हो। वैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद ये लोग एक गाड़ी में बैठकर मिस्टर प्याओ की बताई हुई लोकेशन पर जा रहे थे, जिधर मिस्टर शू की असिस्टेंट इनको मिस्टर प्याओ के एंशिएंट मास्क से प्रोटेक्ट करने को बताती है, जो कि मिस्टर प्याओ का सबसे बड़ा दुश्मन था। फिर वैन की नजर एक क्रिस्टल पे पड़ती है, जिसके बाद वैन इस क्रिस्टल के बारे में इस लड़की से पूछता है कि ये क्या चीज है। ये लड़की बताती है कि ये ऑब्सिडियन एसेंस है, जो कि उधर ऑक्शन में भी रखा जाएगा। इसके बाद वैन को सिस्टम की डायरेक्ट होने की बात याद आती है, जिधर सिस्टम वैन से ऑब्सिडियन क्रिस्टल के बारे में बोल रहा था। उसके बाद ये लोग मिस्टर प्याओ के साथ इसकी पार्टी में चले जाते हैं, जिधर इनके साथ दूसरी गैंग की पार्टीज भी अपने बंदे लेकर आई हुई थी। फिर इन लोगों को एंजॉयमेंट के लिए द वॉरियर्स गोल्डन नेक की गेम प्रेजेंट की जाती है, जिसमें से इनमें से किसी भी पार्टी का एक मेंबर इस केज में जाएगा और इस क्रोकोडाइल के गर्दन में से जो बेल्ट बनी हुई है उसको निकाल के लाएगा, जिसके लिए इनको एक काफी तगड़ी अमाउंट में पैसा भी मिलेगा। फिर उसके बाद मिस्टर डू इनके पास आते हैं और इनको गेम्स के रूल्स बताते हैं, जिधर इनमें से किसी भी वॉरियर को इन सब में से एक वेपन उठाना होगा और इस क्रोकोडाइल की गर्दन में से बैली लेकर आनी होगी, और फिर इस ग्रेट वॉरियर को इस रिवार्ड के तौर पर 2 गोल्डन बार्स की ट्रे दी जाएगी। इसके बाद इनमें से एक पार्टी का बंदा उठता है और इस गेट में चला जाता है, जिधर ये मॉन्स्टर पे अटैक करता ही है तो उससे पहले ये मॉन्स्टर उसको खा लेता है। इसको देखने के बाद वैन सोचने लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस क्रोकोडाइल के साथ, जरूर इसके साथ कोई तो मसला है। और वैन मिस्टर डूवेट को बताते हैं कि हाँ मैं आपको बताना तो शायद तो भूल गया कि ये कोई आम क्रोकोडाइल नहीं है, इसको हमने खास तौर पे अपने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है, जिससे इसकी रफ्तार 1.5 गुना बढ़ गई है। और फिर इस क्रोकोडाइल को मारने की प्राइस को 30% बढ़ा दी जाती है। और फिर मिस्टर डू इनको बताता है कि अब कौन आना चाहेगा, जिसके बाद इनमें से एक दूसरी पार्टी का बंदा उठता है और कहता है कि मैं जाऊंगा। इसको देखने के बाद वैन सोचता है कि यार ये लोग पैसे के लिए कितने भूखे हैं। फिर पीछे से वैन का एक टीम मेंबर उठता है
और बैंक को इसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर वॉरियर को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी तो इसको करनी पड़ेगी, इसीलिए इसको 3 मिलियन यान का रिवॉर्ड मिल रहा है। ये सुनने के बाद बैंक सोचते थे यार मुझे तो खाली 50,000 यान ही मिल रहे हैं। जिसके बाद बैंक की नजर इस क्रोकोडाइल पे पड़ती है, जिसको इस वॉरियर ने काफी जख्मी तो कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे ये वॉरियर इस क्रोकोडाइल की बैग को लेने के लिए छलांग मारता है तो क्रोकोडाइल अपनी पूंछ मारकर इस बंदे की चटनी बना देता है। और फिर अकॉर्डिंग टू गेम के रूल्स के मुताबिक इस क्रोकोडाइल को मारने के प्राइस को दोबारा से 30% बढ़ा दी जाती है। इसके बाद इनमें से किसी पार्टी का बंदा मिस्टर सानोई अपने टीम मेंबर से बोलता है कि मोदी क्या तुम जाना चाहते हो? मोदी कहता है कि जी मास्टर मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन पीछे से मैट का एक टीम मेंबर मिस्टर गोल्डन पॉइजन भी इस रिवार्ड के चक्कर में था और फिर इस क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक ड्यूल रखी जाती है और जो भी ये ड्यूल जीतेगा उसको भेजा जाएगा इस क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए। जिधर इनके बीच में एक शॉर्ट सी बैटल होती है जिसमें से मिस्टर पॉइजन मोदी की गर्दन में अटैक करता है, जिससे मिस्टर पॉइजन मोदी की सारी कॉम्बैट पावर को चूस लेता है। जिसके बाद मिस्टर पॉइजन बगैर किसी वेपन के केज के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसको देखकर क्रोकोडाइल इस पे हमला करने लगता है। लेकिन इस अटैक से बचते हुए मिस्टर पॉइजन क्रोकोडाइल के हेड पर आकर इस मॉन्स्टर को एक किस करता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पीसेस में कट जाता है। और फिर मिस्टर पॉइजन ये बेल उठाकर मिस्टर डू के पास आता है और उनको दे देता है। इसके बाद पार्टी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और फिर मिस्टर ड्यू अपना एक नया आविष्कार द टाओफू 17 प्रेजेंट करता है, जिसको कैट और बियर की बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया था। इसको देखने के बाद वैन सोचने लगता है कि यार ये लोग क्या सच में पागल है कि एक इंसानी जान को ऐसे ही गंवा रहे हैं खाली अपने एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए। क्योंकि मिस्टर डू तो पीछे से टावर 17 के बारे में बता रहे थे। टावर 17 मेरा एक ऐसा आविष्कार है जिसको मारना नामुमकिन है और जिसकी खाली एक ही कमजोरी है कि वो बस ज्यादा चालाक है, मगर ध्यान से इससे बच के रहना क्योंकि ये इंसानों के साथ साथ सब कुछ खा जाता है। और फिर दूसरी तरफ से एक वॉरियर इस पीस से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर इस पे हमला करने के बजाय बुलेट प्रूफ वॉल को तोड़ने लगता है। लेकिन पीछे से ये वॉरियर इस पीस पे हमला कर देता है, जिससे बीस को कुछ नहीं होता, लेकिन ये बीस इस वॉरियर को मारकर इसकी तलवार से शीशे को तोड़ने लगता है और फिर शीशे को तोड़कर मिस्टर डू पे हमला करने लगता है। लेकिन मिस्टर मोरोंग इधर आकर मिस्टर डू को बचा लेता है, जो कि इनका एक क्लब मेंबर था। इतनी ही देर में बैन के ग्रुप की एक लड़की यहाँ से चली जाती है जिसका नाम शिया है। शिया के जाने के बाद इधर कुछ मिस्टर डू के सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिसमें से एक वॉरियर इस मॉन्स्टर को एक ही बच में मार देता है और ऑप्शन दोबारा से शुरू करा दिया जाता है। ऑप्शन की शुरू होने के बाद वैन अपने टीम मेंबर्स को काउंट करने लगता है, जिधर वैन को एक टीम मेंबर कम लगता है। इसके बाद वैन सोच रहे होते हैं कि हमारा एक टीम मेंबर कम है, ये किधर गया? लेकिन पीछे से तो शिया कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देते हुए एक सीक्रेट रूम में आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स इधर आ जाते हैं और इस पे हमला करने लगते हैं, जिनमें से एक लेवल बी का वॉरियर भी शिया पे हमला करता है, जिसको शिया बहुत ही मुश्किल से हैंडल कर पा रही थी। और फिर लेवल बी का वॉरियर शिया पे पीछे से हमला करता है, लेकिन वैन इधर आ जाता है और इस वॉरियर के हाथ को पकड़ लेता है, जिसको देखकर शिया वैन से कहते हैं कि वैन तुम इधर क्या कर रहे हो? वैन बच्चा तो बड़ा मासूम था। वैन कहता है कि मैं तो इधर बस सुसु करने के लिए आया था। पीछे से वो बंदा काफी बोल रहा था, इसलिए वैन इसके हाथ पांव को तोड़कर चुप करा देता है। कहता है कि यार ये लेवल सी के फाइटर्स भी ना काफी दंड करते हैं। और फिर शिया वैन से पूछती है कि तुम कौन हो? वैन कहता है कि मैं तुम्हारा वो बॉडीगार्ड हूँ जिसके तुमने पे किया था, क्योंकि मिस्टर पियो के पास तो इतने सारा सिक्योरिटी गार्ड्स है और वो खुद भी लड़ना जानते हैं, तो शायद किसी को ज्यादा जरूरत है बॉडीगार्ड की तो वो तुम हो। ये सुनने के बाद शिया मान जाती है और फिर ये लोग एक नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं, जिधर शिया कहती है कि इस तरफ जाना है, ट्रेयर इस तरफ है। लेकिन वैन कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हारे पास वहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूरी होगा। जिसके बाद वैन को एक काफी बैड फीलिंग आती है और वो शिया को लेकर एक वॉल के पीछे छुप जाता है। जिसके बाद मिस्टर डी के कुछ फाइटर्स वैन पे पीछे से फायरिंग करने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा वैन पे ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन वैन अपना बेसबॉल का बैट निकालता है और एक छक्का मारता है और ये ग्रेनेड इनके पास जाकर गिर जाता है, जिससे ये लोग टेम्परेरी तौर पे ब्लाइंड हो जाते हैं। जिसके बाद वैन और इनके बीच में फाइट होती है, जिसमें शिया और वैन मार खा ही रहे होते हैं। वह कहता है कि क्या अनफेयर फाइट है, तुम 3 लेवल बी के फाइटर हो
और वो भी हम दोनों के साथ लड़े हुए, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर वैंग अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए एक फेक ग्रेनेड निकालता है, जिसके बाद ये लोग डर जाते हैं और वैंग और शिया यहाँ से भाग जाते हैं और फिर ये दोनों एक रूम में आकर छुप जाते हैं। उसके बाद वैंग इनके सामने आता है, जिसको देखकर ये लड़की पूछती है कि तुम्हारी दूसरी साथी किधर है। वैंग कहता है कि बस मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ, जिसकी वजह से इनमें से एक फाइटर शिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है, मगर शायद इनको ये नहीं पता था कि शिया तो ऊपर से हमला करने लगेगी। इस वॉरियर के जाने के बाद अब ये लोग 2 बजे रहे, जिसके बाद शिया ऊपर से हमला करती है, जिसकी वजह से इनका बैलेंस खराब हो जाता है और वैंग और शिया इनको मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वैंग और शिया ट्रेजर रूम में आ जाते हैं, जिधर वैंग को ऑब्सिडियन क्रिस्टल दिखता है और शिया को एक एंशिएंट स्क्रोल। ये लेने के बाद ये लोग डीप रिसर्च सेंटर में चले जाते हैं ताकि हम तमाम मोस्टर को मार कर जिससे ये किस्सा कहानी यहीं पे खत्म हो जाए और ऐसे दूसरे मोस्टर दोबारा से पैदा ना हो। जिसके बाद वैंग और शिया एक अंडरग्राउंड लैब में चले जाते हैं, जिधर लैब के नीचे प्रोफेसर टाओफू 17 की बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ इस वक्त कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वैंग और शिया के एलिवेटर के बाहर इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो शिया सिक्योरिटी गार्ड्स पे अटैक कर देती है और उनको मार देती है, जिसके बाद मिस्टर 2 के फाइटर इन सिक्योरिटी गार्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कनेक्ट ना होने की वजह से उनको पता चल जाता है कि वैंग और शिया B2 फ्लोर पे हैं। फ्लोर पे पहुंचने के बाद शिया वैंग से काम खत्म होने के बाद स्टैबिज लाइन से बाहर निकलने का रास्ता बताती है, जिसके बाद ये लोग मिस्टर डिम की सीक्रेट लैब में चले जाते हैं, जिसके बाहर काफी ज्यादा ब्लड गिरा हुआ था, जिसको देखकर वैंग शिया से पूछता है कि ये क्या है। शिया वैंग को बताती है कि ये मिस्टर डिम की बायोटेक इंजीनियरिंग लैब है, जिधर ये लोग इस तरह के ईवल मोस्टर बनाते हैं, जिसको ये इंसानों की भलाई के लिए ये डिफरेंट मिलिट्रीज आर्मीज को बेचते हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ये कहने के बाद वैंग और शिया लेबोरेटरी में दाखिल हो जाते हैं, जिधर ये लोग इस लैब के डॉक्टर से मिलते हैं, जिधर ये डॉक्टर शिया को देखकर कहता है कि हाँ शिया, तुम आखिरकार यहाँ पर आ गई, तो चलो मेरा ट्रेजर मुझे दे दो। शिया बोलती है कि पहले मुझे मेरी जेन थेरेपी ड्रग दो। डॉक्टर कहता है कि वैसे तुम बहुत सीधी लड़की हो, लेकिन पहले ही मुझे मेरा ट्रेजर दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी जेन थेरेपी ड्रग दे दूंगा। शिया कहती है कि मुझे बताओ कि मेरी मेडिसिन किधर है। फिर डॉक्टर इनको बताता है कि क्या तुम ये देख रहे हो, ये मेरा बनाया हुआ शाकार है, जिसकी वजह से अगर ये कामयाब हो जाता है तो मैं दुनिया से डायबिटीज और दूसरे तमाम दर्द को खत्म कर सकता हूँ। वैसे भी तुम मिस्टर लो के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से तो मिल ही गए हो, वैसे ये कितनी कमाल की चीज नहीं है। वह कहता है कि क्या तुम लोग सच में इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इसके बाद शिया डॉक्टर को पकड़ लेती है, कहती है कि क्या तुम अपने अंजाम से नहीं डरते, मुझे ये बताओ कि मेरे ग्रैंडफादर की मेडिसिन किधर है। डॉक्टर शिया को बताते हैं कि मुझे ट्रेजर दे दो, मैं फंड रेजिंग करके तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए मेडिसिन बना दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा और हिम्मत पे एक्सपेरिमेंट करने दो। ये सुनने के बाद वैंग सोचता है कि अच्छा शिया इसलिए इधर आना चाहती थी ताकि वो अपने ग्रैंडफादर की जान बचा सके। ये देखकर लैब असिस्टेंट शिया पे बंदूक तान लेती है और डॉक्टर को छोड़ने के लिए बोलती है। शिया डॉक्टर और उसके असिस्टेंट को इतनी मारकर बेहोश कर देती है और जैसे ही शिया इनको मारकर पीछे देखती है तो वैंग वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वह एक सही टाइम देखते हुए क्यूब के अंदर चला जाता है। पीछे से वैंग के जाने के बाद शिया पूछती है कि वैंग कहाँ गया। कहती है कि लगता है कि सारा काम मुझे वो खुद ही करना पड़ेगा। फिर शिया लैब के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे उनको आजाद कर देती है, जिससे ये मॉन्स्टर मिस्टर लू के बंदों पे हमला कर देते हैं और इनको मारकर खाने लगते हैं। लेकिन शायद ये मॉन्स्टर इस लड़की और इस आयरन मैन की हथौड़े के सामने नहीं टिक पाते। दूसरी तरफ से वैन टी के अंदर जाने के बाद वैन ऑब्सिडियल क्रिस्टल को सिस्टम के अंदर डाल देता है, जिसके बाद ऑब्सिडियल क्रिस्टल की वजह से सिस्टम दोबारा से रिवाइव होने लगता है। फिर सिस्टम वैन को वेलकम करता है और वैन को क्यूब के अंदर किए गए हुए कुछ चेंजेस के बारे में बताता है। कहता है कि पहले से क्यूब 2 टाइम ज्यादा बढ़ गया है, आपकी एबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है और आपके डिवाइन बेस्टोल की एक स्किल भी आपने डेवलप कर ली है। जिसके बाद वैन बहुत खुश होता है, जिधर सिस्टम वैन को टेलीपोर्ट करके शिया के पास भेज देता है, जिधर मिस्टर लू के कुछ बंदे शिया को पकड़कर मारने लगते हैं और शिया मार खाई रही होती है। जिसके बाद ये लड़की कहती है कि तुम्हारा टाइम आ गया है शिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर साइमन शिया पे हमले करने लगता है, लेकिन वैंग क्वीन की तरह टेलीपोर्टेशन स्किल को यूज करके इधर आ जाता है और एक मुक्के ही मार के साइमन को ऊपर वाले के दर्शन करा देता है। ये देखकर ये लड़की कहती है कि तुमने ये कैसे किया। इतनी देर पे सिस्टम वैंग को नोटिफाई करता है कि मास्टर यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर आ रहे हैं। जिसके बाद वैंग शिया का हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन जाने से पहले इस लड़की को बोल कर जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आ रहा है। ये देखकर ये लड़की डर जाती है
और फिर ये मॉन्स्टर इस लड़की को काम तमाम कर देते हैं, यानी कि खा लेते हैं। टेलीपोर्टेशन होने के बाद वैंग शिया को टेलीपोर्ट करके डायरेक्टली सेवरी लाइन में ले आता है। इधर शिया वैंग से कहती है कि अगर हम यहाँ से जिंदा चले गए तो क्या तुम मेरे। और ठीक इस टाइम पे लीलाइका इधर आ जाता है, कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से जिंदा जाने वाले हो। असल में लीलाइका मिस्टर डू की ऑर्गेनाइजेशन का एक की मेंबर और इन फाइटर्स का मास्टर था। लीलाइका के इधर डायरेक्टली आने के बाद वैंग सोचने लगता है कि इसको मैं सेंस क्यों नहीं कर पाया। फिर सिस्टम वैंग को नोटिफाई करता है कि मास्टर ये आपसे ज्यादा पावरफुल है, जिसको सुनने के बाद वैंग की ये वाली हालत थी। दूसरी तरफ से लीलाइका कहता है कि मुझे लगता है कि एंशिएंट स्क्रोल को चोरी करने के लिए कोई बिग शार्क्स आने वाली थी, लेकिन ये क्या है, तुम तो एक छोटी शार्क्स हो। जिसके बाद लीलाइका इन लोगों के पास आता है और शिया पे हमला करने लगता है, लेकिन वैंग इसका हाथ पकड़कर इस पर अपने डैगर से हमला करता है। जिसके बाद इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिधर लीलाइका अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके एक आयरन स्वॉर्ड निकाल लेता है और वैंग पे हमला करने लगता है। जिसको देखकर शिया सोचती है कि ये तो लीलाइका का आयरन ब्रिस्ट है, जिसके लिए लीलाइका जाना जाता है। फिर लीलाइका वैंग को काफी ज्यादा मारकर एक दूर कहीं पे फेंक देता है और शिया पे हमला करने लगता है, लेकिन वैंग उठकर लीलाइका पे दोबारा से हमला करता है। जिसके बाद लीलाइका वैंग को उठाकर जमीन पे फेंकता है और काफी ज्यादा मुक्के मारता है और फिर अपने आयरन ब्रिस्ट से वैंग को मारने लगता है, लेकिन शिया वैंग को बचा लेती है और फिर लीलाइका पे अटैक करती है। जिसके बाद वैंग अपना सीक्रेट फॉरबिडन टेक्निक को यूज करता है और लीलाइका पे हमला करता है, जिससे लीलाइका काफी इम्प्रेस होता है। कहते हैं कि शायद मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया था। जिसके बाद वैंग सिस्टम से अपनी डिवाइन बेस्टोरी की एबिलिटीज को यूज करके डैगर में डालने को बोलता है और फिर सिस्टम वैंग को नोटिफाई करता है कि ओके मास्टर, लेकिन इससे आप बाकी सारे स्किल्स को यूज नहीं कर पाओगे। जिसके बाद लीलाइका वैंग पे हमला कर देता है। क्योंकि वैंग अब अपनी बाकी सारी स्किल्स को यूज नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वैंग और शिया मार ही खा रहे होते हैं। मार खाने के बाद वैंग उठता है और शिया को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसके बाद तुम यहाँ से भाग जाना। शिया कहती है कि वैंग मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वैंग कहता है कि जो मैंने बोला है वो करो। फिर शिया लीलाइका का ध्यान भटकाती है, जिसके बाद वैंग लीलाइका पे ग्रेनेड फेंक कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लीलाइका इस बॉम्ब एक्सप्लोजन से बच जाता है और फिर दोबारा से इन पे हमला करने लगता है और वैंग को मार मार कर दीवार में जोर से फेंकता है। जिसके बाद वैंग सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम मर्चिंग में और कितना टाइम है। सिस्टम वैंग को बताता है कि मर्चिंग में तकरीबन अभी 1.5 मिनट बाकी है। उसके बाद लीलाइका वैंग के पास आता है और वैंग को काफी मार मार कर जख्मी कर देता है। जिसके बाद लीलाइका अपने आयरन ब्रिस्ट को वैंग की गर्दन पे रख देता है और कहता है कि लगता है कि तेरा टाइम आ गया है। और जैसे ही लीलाइका वैंग की गर्दन को काटने लगता है तो पीछे से शिया इधर आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड पे लीलाइका के चेस्ट पे हमला कर देती है और लीलाइका पे हमला करके अपनी आयरन स्वॉर्ड उसके चेस्ट में घुसेड़ देती है। जिसके बाद शिया सोचती है कि लगता है कि लीलाइका मर गया है और वैंग के पास आने लगती है, लेकिन सिस्टम वैंग को नोटिफाई करता है कि आपके एनिमी अभी भी अपनी एक्चुअल स्टेट में है। इसके बाद वैंग चिल्लाकर कहता है कि बचो, क्योंकि ये अभी भी जिंदा है। जिसके बाद लीलाइका शिया पे हमला कर देता है और शिया को मारकर दूर फेंक देता है। कहता है कि मुझे दर्द देने का बदला तो अब तुम्हें मिलकर रहेगा और तुम्हारा बदला ये है कि तुम अपने ही ब्लेड से मारी जाओगी। इसके बाद पीछे से सिस्टम वैंग को नोटिफाई करता है कि मास्टर मर्चिंग कंप्लीट हो गई है। वेट अ मिनट, सॉरी मास्टर, मर्चिंग फेल हो गई है और आपका डैगर 30 सेकंड्स के अंदर एक्सप्लोड हो जाएगा। जिसके बाद वैंग को एक आइडिया आता है और वैंग डैगर को यूज करके लीलाइका पे हमला कर देता है। लीलाइका कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा था मैं यहाँ पे बिजी हूँ। इसके बाद वैंग शिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि जब लीलाइका ये डैगर अपने हाथ से निकालता है तो डैगर एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे लीलाइका आइस क्यूब में जम जाता है। दूसरी तरफ से वैंग शिया को लेकर भाग ही रहा होता है कि पीछे से सिस्टम वैंग को नोटिफाई करता है कि मास्टर इसकी पावर बढ़ रही है 400, 450, 500, 530, 550। इसके बाद वैंग शिया को लेकर सेवरी लाइन के एंड पे चला जाता है, जिधर वैंग शिया को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन पीछे से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव होता है और लीलाइका वैंग पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। इसके बाद वैंग शिया को पानी में फेंक देता है और जैसे ही लीलाइका वैंग पे हमला करता है तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव होता है और फिर स्मोक काटने के बाद लीलाइका निकलता है। कहता है कि यू बास्टर्ड, तुम आज तो भाग गए हो, लेकिन अगर अगली दफा तुम मुझे मिलोगे तो तुम जिंदा यहाँ से नहीं भाग पाओगे। क्योंकि ये सब लीलाइका इसलिए कह रहा था क्योंकि वैंग क्योंकि अंदर चला जाता है और बच जाता है। और फिर कुछ हफ्तों बाद शिया वैंग को बुलाती है और अपने साथ मिलने को बोलती है। वैंग पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन जब शिया वैंग को ये बताती है कि मुझे पता है कि शिबू किधर है, वैंग पूछता है कि किधर है।
जिसके बाद शिया बताती है कि शिगू किंग एक फाइटिंग टूर्नामेंट में ज्वाइन करने वाला है जिसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और अगर तुम हमारे साथ दोगे तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं शिगू किंग से तुम्हें मिलवा दूंगी। जिसके बाद वैंग मान जाता है और फिर ये एनिमे का सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। और मैं काफ़ी इंतज़ार करूँगा कि यार इसका नेक्स्ट सीज़न भी है, क्योंकि ये सीज़न बहुत ही कमाल का था। और अगर आप इस जैसे एनिमीज देखना चाहते हो तो यार मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्यों नहीं करते यार। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगी, जिसकी वजह से मैं अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आऊँगा। सो थैंक्स अ लॉट यहाँ तक आने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।